नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू टॉपिक पे। आज हम देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो है आपके सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप सीजीपीएससी दे रहे हो या सीजी व्यापम दे रहे हो, या फिर जो है आप शिक्षक भर्ती या आगामी जो शिक्षक भर्ती है, चाहे सीजी टेट के लिए हो या सी टेट के लिए हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तथा एकलव्य आवासीय विद्यालय में जो है एनईपी 2020 से जो है वो तो पर्टिकुलर 10 नंबर का रख दिया गया है। तो मैं इसमें जो है नई शिक्षा नीति 2020 को आपको बताऊंगा। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे या बिंदु होंगे, मैं उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पहलुओं पर नज़र डालते हैं। नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? अगर ऐसा पूछा जाए तो ये आपका जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के तहत। पहले इसका नाम जो है मानव संसाधन मंत्रालय था, इसका भी नाम चेंज करके वर्तमान में अभी शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एनईपी 2020 को जो है कब इसकी घोषणा की गई थी? तो ये 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा हुई थी। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो इसकी घोषणा की गई थी। और ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर ये आया है दोस्तों। ये 1986 के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर इसे लाया गया है। 34 साल बाद ये आया है दोस्तों, याद रखिएगा, 34 साल बाद ये आया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें आप ये देखेंगे कि किसकी समिति या अध्यक्षता पे आया है? तो ये के कस्तूरीरंगन समिति, इसको याद रखिएगा, के कस्तूरीरंगन समिति। ठीक है दोस्तों, के कस्तूरीरंगन समिति या उसकी अध्यक्षता पर ये आया है। उसके बाद इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? तो लक्ष्य रखा गया है कि सभी बच्चों को जो है हमको 2030 तक अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। सभी बच्चों को जो शिक्षा 2030 तक हमको उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसकी ढांचा की बात करें या इसकी संरचना की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसको पेपर में पूछ चुका है व्यापम के। 5+3+3+4 की ये संरचना है। 5+3+3+4 की ये संरचना है। 5+3+3+4 की ये संरचना है। ठीक है, इसको आगे मैं डिटेल करूँगा। इसके बाद जो इसमें शिक्षा कैसी दी जाएगी? तो इसमें शिक्षा का जो माध्यम बताया गया है वो मातृभाषा रहेगी प्राथमिक स्तर के लिए, और जो प्राथमिक स्तर स्थानीय भाषा में इसको शिक्षा दी जाएगी 1 से लेकर 5वीं तक। और इसको गवर्नमेंट ने 8वीं तक करने का ये बात इसमें रखी है कि हम इसको 8वीं तक भी लागू कर सकते हैं। एक्चुअल में इसमें त्रिभाषाई की बात की गई है दोस्तों, या बहुभाषा बोलते हैं। जैसे एक हिंदी होगा, एक आपका जो है लोकल लैंग्वेज होगा और एक इंग्लिश होगा। तो इसमें जो प्राथमिक एक स्तर पे जो बात की गई है वो मातृभाषा की। विशेष बल दिया गया है कि इसमें हमें बच्चों की जो है रचनात्मकता को क्या करना है? विकास करना है। बच्चों के हमें रचनात्मकता का क्या करना है? विकास करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके आगे पॉइंट को ध्यान देते हैं। आपसे पूछेगा कि व्यावसायिक शिक्षा कब से प्रारंभ की जाएगी? तो ये जो है कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। इसको क्वेश्चन को पूछ चुका है, आप याद रखेंगे। व्यावसायिक शिक्षा या फिर जो इंटर्नशिप प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा? तो कक्षा 6वीं से। इसके बाद है दोस्तों कि इसमें जो है सकल नामांकन अनुपात, GER बोलते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, है ना। ये जो है टारगेट रखे हैं कि 2030 तक हम इसको 100% कर लेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। 2030 तक 100% करने का इसको लक्ष्य है। दूसरा है उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में। अभी वर्तमान में जैसे देखेंगे 2018 में तो 26.3% है, उसे 2035 तक 50% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। ठीक है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को। और बात करें कि शिक्षा पर जो व्यय है ना, मतलब जो है प्रति वर्ष जो है शिक्षा पर कितना % व्यय किया जाएगा, कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर से ध्यान रखेंगे। शिक्षा पर जो व्यय है 6%, जीडीपी का, कुल जीडीपी का 6% जो व्यय होगा वो शिक्षा पर इसमें व्यय किया जाएगा, केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से। ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। किसका? समवर्ती सूची का। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जो है शिक्षा को जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसकी जो है
स्ट्रक्चर को देखिए, है ना, इसकी जो शिक्षा संरचना को देखिए तो 5+3+3+4, है ना, 5+3+3+4। और ये अभी का स्ट्रक्चर है। पहले क्या था, पहले 10 था, +2 था, +3 था, 10+2+3 था। अभी क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4। इसमें आपकी एज होगी 3 से लेकर 18 वर्ष तक। इसके बाद इसको जो है 4 भागों में, मतलब जो है 4 स्टेज में इसको बांटा गया है। पहला है आपका जो फाउंडेशनल स्टेज, इसमें आपका 3 साल का जो है प्री प्राइमरी स्कूल रहेगा तथा ग्रेड 1 और 2। इस समय आपकी उम्र रहेगी 3 से लेकर 8 साल तक। दूसरा हमारा जो है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें आपका जो है कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं तक पढ़ाई जाएगी। उसके जो माध्यमिक, उच्च प्राथमिक बोलते हैं इसको, उच्च प्राथमिक में कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं तक की शिक्षा आपको दी जाएगी। तथा उच्च माध्यमिक में आपका जो है कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, है ना, ये है। इसमें आप एज को जोड़ते जाएंगे 3 साल के बाद से, तो आपका ये स्ट्रक्चर से आपका एज निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आगे हम इसको जितना भी इसका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है और उसको मैं आपको बताता हूँ, आप उसको देखते रहिए। तो इसमें जैसे मैं आपको बताया था कि कक्षा छठवीं से आपको जो है व्यावसायिक शिक्षा या इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। इसको व्यापक में पूछ चुका है, इसको आप ध्यान देंगे, है ना। इस बार का जो है, मतलब जो कक्षा 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा था, है ना, उसको जो है वार्षिक परीक्षा पर पहले आधारित था। पहले तो वार्षिक पेपर होता था। अब क्या कर दिया गया है कि इसमें जो उसको सेमेस्टर पद्धति कर दिया गया है कि आपका हर 6-6 माह में क्या होगा, पेपर होगा, सेमेस्टर पद्धति। और दूसरा क्या है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को इसमें शामिल करने की बात की गई है तथा बहुविकल्पीय तौर पर जो है पेपर आयोजित किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। पूरी तरह से बहुविकल्पीय नहीं रहेगा, कुछ लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप से प्रश्न भी इसमें शामिल रहेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। इसमें जो है बच्चों के आंकलन करने के लिए, जैसे कि मूल्यांकन करते हैं उनको, है ना, तो एक मूल्यांकन हेतु जो परख नामक पोर्टल इसमें चालू की गई है दोस्तों। क्या है, परख नाम का एक पोर्टल जो है इसमें बनाया गया है। परख, ये जो राष्ट्रीय आंकलन का केंद्र होता है, इसमें बच्चों का जितना भी हम मूल्यांकन करेंगे, है ना, उनके प्राप्तांक होंगे, ये सभी इसमें परख पोर्टल में आपको जो दिखे जाएंगे। ठीक है, मार्कशीट वगैरह इसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है 2030 तक नेक्स्ट है कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य रख दिया गया दोस्तों। ठीक है, 2030 के बाद आप जब भी करेंगे तो आपको जो है 4 वर्षीय एकीकृत जो है इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री होनी चाहिए, जो 12वीं से आपको जो है 4 साल तक की रहेगी, है ना। अभी तो आप करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होता है, वैसे क्या है कि 2030 के बाद 4 साल की एकीकृत डिग्री होना अनिवार्य रख दिया गया है। नेक्स्ट हमारा उच्च शिक्षा में मैंने आपको बता चुका है कि सकल नामांकन अनुपात जो है GER जिसको बोलते हैं 2018 में 26.3% था, उसको 2035 तक 50% करने का टारगेट रखा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि मल्टीपल एंट्री की इसमें व्यवस्था की गई दोस्तों, है ना, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। अगर कोई बच्चा जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस नहीं रख पाता है ना, तो उसमें यह है कि अगर आप आर्थिक के कारण के कारण जैसे वजह से जो है आप अगर पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो पहले क्या होता था कि आप 3 वर्ष कंप्लीट करते थे तब आपको जो स्नातक की डिग्री दी जाती थी, लेकिन अब पहला वर्ष कंप्लीट करेंगे आपको तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। देन सेकेंड वर्ष कंप्लीट करेंगे तो एडवांस डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। तीसरा वर्ष कंप्लीट करेंगे तो आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी। और 4 वर्ष आप कंप्लीट करते हैं तो शोध के साथ स्नातक की डिग्री आपको दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है एक जो है इसमें दोस्तों एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, है ना, ये आपका जो है जितना आप पढ़े रहेंगे कॉलेज स्तर पर उन सभी के अंकों को डिजिटल रूप में ये संरक्षित रखने के लिए ये बनाया जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे एक परख नामक पोर्टल बनाया गया तो वैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये पोर्टल रहेगा जिसमें अंकों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। इसमें एमफिल एक कोर्स होता था जिसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो उच्च शिक्षा के लिए जो कार्य होते थे तो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत उन कार्यों के निष्पादन के लिए जो है 4 निकाय इसमें शामिल थे दोस्तों। ये इसको बस आप नाम याद रखिए, है ना, कहीं अगर पेपर को कठिन बनाया तो इस तरह से प्रश्न दे सकते हैं कि उनमें कौन सा निकाय शामिल नहीं है करके, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पहला इसमें 4 निकाय है। पहला जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा न्यामिकी परिषद है ना, जिसे NHERC बोलते हैं। दूसरा जो है सामान्य शिक्षा परिषद है GEC। देन थर्ड आपका जो है राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद और चौथा है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। तो बस इनका आप नाम याद रखेंगे कि, है ना, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है 4 प्रकार के निकाय इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें और आप देखिए, SC ST OBC के लिए जो है तथा जो है जो सामाजिक आर्थिक कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है प्रोत्साहन राशि की देने की बात की गई है, वही छात्रवृत्ति है जो आप जानते हैं। दूसरा जो है इसमें जो आकांक्षी जिला आते हैं दोस्तों, है ना, उस आकांक्षी जिला में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की बात की गई है। आकांक्षी जिला वो होता है दोस्तों जो शैक्षणिक आर्थिक तथा जो है इन क्षेत्रों में पिछड़े रहते हैं तथा वहाँ का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो उन जिलों को जो आकांक्षी जिला के रूप में शामिल करके, है ना, उनको क्या किया गया है, उस जिले का विकास करने की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो है 10 जिले आकांक्षी जिला, छत्तीसगढ़ में 10 जिले आकांक्षी जिले हैं 33 जिलों में से, तो उसमें 7 बस्तर संभाग के हैं, एक राजनांदगांव है, एक महासमुंद है, एक कोरबा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा जेंडर जो है इक्विलेशन फंड, इसमें एक व्यवस्था की गई है, जेंडर इंक्लूसिव फंड की एक व्यवस्था इसमें की गई है। और जो है इसमें बात किया गया है कि 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है ना, तो ये अभी हमारा जो 21वीं सदी चल रहा है उसकी ये पहली शिक्षा नीति है। पुराना इसके पूर्व जो कब आया था, 1968 में आया था, 1968 में आया था ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें आप 34 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2020 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना हमारा मेन टारगेट रखा गया है दोस्तों, सभी को जो है शिक्षा उपलब्ध हो, ये हमारा इसमें मेन टारगेट रखा गया है। इस पे बाद जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर एक नज़र डाल लेते हैं, है ना, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ठीक, क्या क्या कमियाँ रही, तो ये देखिए, मतलब जो है क्या क्या प्रावधान थे उसको देखिए। इसमें ये कहा गया था कि असमानता को दूर करना इसका मेन टारगेट था, है ना, कि असमानता को हम दूर करेंगे तथा शैक्षणिक अवसर की बराबरी करेंगे, मतलब सभी को जो समान रूप से अवसर प्राप्त हो, ऐसा हम प्रावधान किए थे। तथा इसमें प्राथमिक स्कूलों में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको पूछ चुका है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कौन सी शिक्षा नीति से हुई थी, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, महात्मा गांधी के तर्ज पर जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल प्रस्तुत किया गया था, कि महात्मा गांधी जी बोलते थे कि जो है ग्रामीण को पहले सशक्त करिए, तो इस तरह से ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल अपनाने की बात की गई थी। नेक्स्ट है इग्नू के तर्ज पर जो है ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली अपनाने की बात की गई। दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं दोस्तों, अगर आप जो है रेगुलर नहीं जा पाते हैं तो आप दूरस्थ शिक्षा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली की बात की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें भी बात किया गया था कि GDP का हम जो 6% क्या करेंगे शिक्षा पर व्यय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देते हैं। एक इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, है ना, या मध्याह्न भोजन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995, ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अभी अधीन आता है, पूर्व में इसको MHRD बोलते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते थे। ठीक है, लाभार्थी इसके हैं 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे इसके लाभार्थी हैं। और इसको जो प्रारंभ किया गया था 1995 में, तब इसे जो है 2000 ब्लॉक में, है ना, विकासखंड में इसको शुरुआत की गई थी इसकी, और 2004 से, है ना, ये डेट याद रखिएगा, 2004 से संपूर्ण हमारे भारत देश में ये लागू है, मतलब सभी राज्यों में ये लागू है। ठीक है, ये इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसको याद रखिएगा, अभी इसका नाम जो है चेंज हो गया है दोस्तों, है ना, इसका नाम 2 सितंबर 2021 में चेंज हुआ है। इसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसको PM पोषण भी बोलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना का वर्तमान नाम क्या है अगर आपसे पूछ दे, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, इसके तहत जो बच्चों को भोजन दी जाती थी, तो उसमें 1 से लेकर जो 5वीं तक के बच्चे होते थे, तथा अपर प्राइमरी के जो बच्चे होते थे 1 से लेकर 8वीं तक के, उनमें उनकी भोजन में जो क्या, मतलब कितने मात्रा में जो कैलोरी होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, अगर इस टाइप से, अगर आप जानते हैं CDP के तहत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह से आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, प्राइमरी स्तर के अगर बच्चे हैं तो कैलोरी उनकी भोजन में जो है 450 ग्राम होना चाहिए, प्रोटीन उसमें 12 ग्राम, तथा वसा की मात्रा जो है कम से कम जो है 5 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी को अपर प्राइमरी में देखते हैं 8 से लेकर 8वीं तक, तब उसमें जो कैलोरी की मात्रा जो 700 ग्राम, प्रोटीन की मात्रा 20 ग्राम, तथा वसा की मात्रा 7.5 ग्राम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट है ना, देखते रहिए थोड़ा सा आप। इसमें बोला गया है कि हाँ, जिला प्राथमिक शिक्षा, ये जिला प्राथमिक शिक्षा योजना कब आया गया था, तो 1994 में, ये एकदम पूछ चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी को मैंने लिखा है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना कब लागू हुआ था बोलेगा, या आया, और तो ये है 1994 में। ठीक है, शिक्षक अधिकार अधिनियम कब आया है, तो 2009 में, इसको जानते हैं RT एक्ट बोलते हैं, 2009। NCF 2005 इसका जो थीम था, है ना, मतलब ये बेस्ड था शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना
बोझ के, तथा NCFS 2022 का जो क्या था थीम था, तो उसमें पंचकोशीय विकास की बात की गई थी। अभी वर्तमान NEP 2020 क्या बात करता है कि ये बहुभाषिता पर बात करता है, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करने की बात करता है। NEP 1986 क्या बात करता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसके तहत लाया गया था, इसके बारे में बताता है। फिर जो है आपका अनुच्छेद 21 का है ना, ये अनुच्छेद 21 का, इसमें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है हमने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया था, ठीक है। ये आपका जो है मौलिक कर्तव्य है। 86 संविधान संशोधन 2002, जिसमें बच्चों को जो प्रत्येक बच्चे को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ये RT एक्ट 2009 है, ठीक है दोस्तों। आप इसको देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको बताता हूँ। RT एक्ट 2009, ये एक्ट कब बना था, तो 2009 को बना था, ठीक है दोस्तों। ये लागू कब हुआ, इसको 50 बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ, ठीक है। इसमें बात किया गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, है ना, इसका फुल फॉर्म है, मान के चलिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। RT का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास है, ठीक है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का क्या है, परिपूर्णता में विकास है। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट आ चुका है स्वामी विवेकानंद जी का। तो आप इसको एज इट इज़ याद रखिए कि शिक्षा क्या है, मनुष्य में जो अंतर्निहित जो क्षमता है उसके परिपूर्णता में क्या है, विकास है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद जो है सर्वप्रथम क्या हुआ था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में जो चर्चा की गई थी, तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे, ये 1910 में किए थे, ठीक है। सर्वप्रथम शिक्षा पर अधिकार अधिनियम के बारे में बात कौन किए थे, तो ये सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, 1910 में बात किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। गांधी जी के गुरु कहलाते हैं ये, है ना। तत्पश्चात जो महात्मा गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन में, ये वर्धा आश्रम में 1937 की बात है, उसमें शिक्षा के बारे में बात किए थे। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो है बाल शिक्षा अधिकार के बारे में बात किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है बाल शिक्षा अधिकार के बारे में बात किए गए थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, इसके बाद जो है एक होता है हमारा जो है ICDS, है ना, इसको बोलते हैं एकीकृत बाल विकास योजना, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, स्कीम। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। इसमें मुख्य जो है किन आयु के बच्चों को शामिल करने की बात की गई, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है आयु के बच्चों को इसमें शामिल करने की बात की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कुपोषण, स्वास्थ्य, पोषण तथा जो है गर्भवती महिलाओं को इसमें क्या करना है, उनको विकास करना है, तथा उनमें अगर एनीमिया या फिर जो है जो भी प्रकार की कुपोषण से संबंधित बीमारी है उनका इलाज करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा ICDS, है ना, एकीकृत बाल विकास योजना बोलते हैं। 2 अक्टूबर 1975 की इसकी शुरुआत हुई थी। 0 से 6 आयु समूह के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, तथा उनका जो है कुपोषण, स्वास्थ्य, पोषण तथा गर्भवती महिलाएँ जो रहेंगी उन सभी बच्चों को क्या करना है, बीमारियों को दूर करवाना है तथा उनको कुपोषण से स्वस्थ रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा वर्धा शिक्षा योजना, है ना, इसको अभी हमने जिक्र किया था, वर्धा शिक्षा योजना। इसकी सूत्रपात या सूत्रधार कौन बोलते हैं, तो MG गांधी, मतलब महात्मा गांधी जी हैं, है ना। इन्होंने तो सूत्रपात किया था 1937 में। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। हाँ, तो हम थे वर्धा शिक्षा योजना में। इसके जो सूत्रपात है महात्मा गांधी द्वारा जो 1937 में वर्धा सम्मेलन में, ठीक है। वर्धा कहाँ पड़ेगा, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी अन्य नाम को पूछ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका अन्य नाम जो है नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, ठीक है। नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, ये किसके नाम है बोलेगा, तो वर्धा शिक्षा योजना के अन्य नाम है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था, कि इनका उद्देश्य था कि 7 वर्ष तक, है ना, निःशुल्क शिक्षा हम प्रदान करेंगे बालक बालिकाओं को। ये इनका मुख्य स्टेटमेंट था कि 7 वर्ष तक के जितने भी बच्चे रहेंगे उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे सभी बालक बालिकाओं को, ऐसा प्रावधान था। और प्रावधान ये रखा गया था कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, है ना,
तथा इनका जो शिक्षा का जो केंद्र रहेगा, है ना, वो हस्तशिल्प को बात किए गए रहे दोस्तों। ठीक है, शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहेगा? हस्तशिल्प। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों आरटी एक्ट 2009। ये मैं बता चुका हूँ, 0 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है ना। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को। इसको जो है संविधान संशोधन में बता चुका हूँ आपको, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके बाद जो है इस एक्ट में, ये एक्ट ही हम उस पढ़ रहे हैं, आरटी एक्ट 2009। इसका पूरा डिटेल देखिए थोड़ा सा, है ना। इस एक्ट में जो 7 अध्याय हैं दोस्तों। कितने अध्याय हैं? 7, और 38 धाराएं हैं तथा एक अनुसूची है। 7 अध्याय, 38 धारा तथा एक अनुसूची है। इस 7 अध्याय में सबसे छोटा जो अध्याय है वो अध्याय 1 होता है। ठीक है, इस अध्याय का ना, मतलब आरटी एक्ट 2009 का जो है टोटल 7 अध्याय, उसमें सबसे छोटा अध्याय अध्याय 1 है, और सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 4 अध्याय है। ठीक है, याद रखिएगा ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, शुरू में ही मैंने आपको बता चुका है। और इसको लागू करने वाला जो हमारा भारत है वो 135वां देश है। कौन सा देश है? 135वां देश है। इतना कठिन नहीं पूछेगा, बस आप ये याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। इस समय 2010 में कौन हमारे यहाँ पीएम थे? तो इस समय मनमोहन सिंह पीएम थे तथा राष्ट्रपति हमारे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तो इस समय माननीय राष्ट्रपति हमारे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी तथा माननीय प्रधानमंत्री इस समय मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, है ना, 1 से लेकर 12वीं तक के जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसमें इनका एज रहेगा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को 1 से लेकर 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, वर्धा सम्मेलन में याद रखिएगा उसमें 7 साल की बात किए गए थे। ठीक है, वर्धा सम्मेलन में 7 वर्ष। इसके पूर्व मैंने बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें दोस्तों, है ना। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल में। नेक्स्ट आगे इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। फिर इसमें एक नोट करके है, देखिए कि प्राइवेट स्कूल में जो वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए है 25% सीट क्या यहाँ पे प्रवेश के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने जो प्राइवेट स्कूल रहेंगे वहाँ पे जो SC ST OBC के जो आरक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं या जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए जो 25% सीट जो है क्या होगा, उनके प्रवेश के लिए रिजर्व रखा गया है दोस्तों। इन 7 अध्याय में मैंने बताया था कि पहला सबसे छोटा है, चौथा सबसे बड़ा अध्याय है। उसी का जो अध्याय 2 क्या बात करता है? अध्याय 2 में बात किया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बताया गया है। अध्याय 2 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 3 बोलता है समुचित एवं स्थानीय सरकार तथा जो माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं। समुचित सरकार बताए गए हैं, है ना, उसका स्थानीय सरकार बताया गया तथा माता पिता के क्या कर्तव्य होंगे, ये अध्याय 3 में बताया गया है। फिर मैंने इसमें उन्हीं अध्यायों को शामिल किया है जो इम्पोर्टेंट है, मैंने सभी को इसमें शामिल नहीं किया है। तो जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी है मैं उसी को बताते जाऊँगा आपको, है ना। नेक्स्ट है अध्याय 6 में बोला गया कि बालकों के अधिकारों की संरक्षण। ठीक है, बालकों के अधिकारों की संरक्षण। इसके कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसको देखिए, है ना। धारा 3 ये बोलता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, है ना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का होगा। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं, धारा 3 में बोला गया है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन से धारा में बोला गया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको धारा 3। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। धारा 4 बोलता है कि आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश, है ना। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आपका एज ज़्यादा है तो हम इस बच्चे को जो है एडमिशन नहीं देंगे या इस कक्षा में प्रवेश नहीं देंगे, ऐसा नहीं है ना। मतलब आपका जो है आयु के अनुसार, जैसे एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि आप जो है 6 वर्ष के रहेंगे तो कक्षा पहली, इस तरह से जो बात की गई थी, है ना। तो अभी तो जैसे कि 5 साल तक के 3 से लेकर 8 वर्ष जब रहेंगे, 3 से लेकर 8 साल तक, तब आपको उसमें जो है 3 वर्ष जो है आपका बाल वाटिका में जाएगा, है ना, बाल वाटिका शिक्षा, और 2 वर्ष ग्रेड 1 और 2, इस तरह से। तो वही है, इसमें आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश की बात की गई है। सीधा सीधा पूछेगा दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा सा उसको देखते जाइए, है ना। 3 में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 4 में जो है आपको आयु के अनुसार जो समुचित कक्षा में प्रवेश की बात की गई है। धारा 5 है अन्य विद्यालय में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको स्थानांतरण का अधिकार होगा। ठीक है, आपको ये TC जो मिलता है दोस्तों इसी के तहत मिलता है ना। स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते हैं कि आप किसी अन्य विद्यालय में जाना चाहते हैं तो धारा 5 के तहत। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा धारा 13। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप प्रवेश करेंगे तो आपको नो फीस, आपको पैसा किसी भी तरह का इसमें नहीं लिया जाएगा, नो चार्जेबल है, क्योंकि 1 से लेकर 12वीं तक हम निःशुल्क शिक्षा की बात कर चुके हैं। उसी के तहत आपको कोई भी फीस इसमें नहीं लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। धारा 20 ये बोलता है कि अनुसूची को जो है संशोधित करने की केंद्र सरकार के पास शक्ति होगी। इसमें जो अनुसूची है उसको संशोधित करने की जो केंद्र सरकार के पास शक्ति है, ये धारा 20 में, ठीक है। धारा 21 बोलता है कि विद्यालय प्रबंधन एक क्या होगा, कमेटी होगा। विद्यालय प्रबंधन एक कमेटी होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है ना, धारा 21 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप इसको थोड़ा सा देखते रहिए, है ना, और आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है धारा 24 में जो है शिक्षक के कर्तव्य बताए गए हैं दोस्तों, ठीक है। शिक्षकों के क्या कर्तव्य होंगे, ये धारा 24 में है। और धारा 25 एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात बताया गया है, छात्र शिक्षक का अनुपात बताया गया है, ठीक है। जैसे पहली से लेकर प्राथमिक तक का जो रहता है 1 से लेकर 5वीं तक, उसमें 1:30 रहता है दोस्तों, है ना, 30 छात्रों के पीछे 1 शिक्षक। उसी तरह जैसे आप अपर प्राइमरी में जाएंगे 6वीं से 8वीं तक, तो उसमें जो है आपका 35 छात्रों के पीछे 1 शिक्षक रहता गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अलग अलग है, इसको मैं आपको पूरा डिटेल आगे बताऊंगा अभी, है ना, आप वीडियो देखते रहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा धारा 33। इसमें जो है एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा बोला गया है, ये सेंट्रल के लेवल पे होगा, है ना, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। और 34 में सेम है, राज्य सलाहकार परिषद की गठन किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए जो धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, और जो है धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। नेक्स्ट है, हाँ, ये देखिए दोस्तों, उस छात्र शिक्षक जो अनुपात बोल रहा था, मैं इसमें बताता हूँ आपको शिक्षकों की संख्या क्या होगी, है ना। तो इसमें देखिए कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो है छात्र शिक्षक का जो अनुपात होगा वो 30:1 होगा, है ना, माने छात्र 30 होंगे, 30 छात्रों के पीछे 1 शिक्षक। अगर यही जो है आपका जस्ट डबल करेंगे तो 60 छात्रों के पीछे 2 शिक्षक, और 60 से अगर 90 है तो उसमें 3 शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, ये, है ना, 1 से लेकर 5वीं तक 30 छात्रों के पीछे 1 शिक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा 30 के रेशियो में, तो अगर ये 150 तक होता है तो कितने चाहिए, 5 शिक्षक, है ना। 30 में 1 है तो 150 करेंगे 5 से गुना, तो ये आ जाएगा, है ना, 30 पंचे 150, तो 5 शिक्षक। अगर यहाँ पे 150 प्लस शिक्षक है, मान के माने स्टूडेंट है, 150 प्लस स्टूडेंट है, तो आपको जो 5 शिक्षक और 1 प्रधानापाठक, है ना, 150 अगर प्लस है तो इसमें 5 शिक्षक और 1 प्रधानापाठक की आपको इसमें ज़रूरत, अध्यापक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये 200 प्लस है, आपके अगर विद्यालय में 200 प्लस अगर शिक्षक हैं, मतलब शिक्षक बोलता हूँ, सॉरी दोस्तों, मतलब जो विद्यार्थी हैं, 200 प्लस विद्यार्थी अगर आपके स्कूल में हैं, तब वहाँ पे छात्र शिक्षक का अनुपात होगा वो 40:1 होगा। छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होगा, 40:1 होगा, ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप। तो एक बार फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की बात की गई है प्राथमिक शिक्षा की, है ना। तो इसमें जो है छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा, 60 में 30:2 होगा, है ना, माने 60 बच्चों के पीछे 2 शिक्षक, और अगर 60 से 90 है तो 3 शिक्षक। 150 तक है तो 5 शिक्षक, अगर 150 प्लस है तो 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधान अध्यापक, अगर 200 प्लस है तो छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। अगर कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए, है ना, तो छात्र शिक्षक अनुपात इसमें 35:1 रखा गया है, ठीक है दोस्तों। कितना रखा गया है, 35:1। तो ये याद रखिएगा कि अगर जो है छात्र जो है, मतलब ये मिडिल स्कूल है 6वीं से 8वीं तक, तब इसमें जो है 35:1 पर ये रहेगा, मतलब 35 छात्रों के पीछे 1 शिक्षक। इसी तरह जस्ट उसको डबल करिए तो 70 में 2, 100 है तो 3 शिक्षक। अगर 100 प्लस है तो यहाँ पे 40:1 रखने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कम से कम जो है प्रत्येक, है ना, कम से कम जो है प्रत्येक के लिए 1 शिक्षक होना आवश्यक है ना। प्रत्येक के लिए मतलब कैसा, एक मैथ साइंस का टीचर होगा बोल रहे हैं, एक सामान्य अध्ययन का टीचर होगा, एक लैंग्वेज का टीचर होगा। तो ये हायर एजुकेशन 6 से 8 तक जब जाइएगा ना, तो उसमें ये जैसा रेशियो है 35:1, अगर वैसी आपका जो 100 प्लस स्टूडेंट है तो वहाँ पे 40:1 हो जाएगा। लेकिन इनमें जो है क्रम दिया गया है कि एक मैथ साइंस का शिक्षक होगा, एक जीएस का शिक्षक होगा, और एक लैंग्वेज का टीचर माने भाषा का शिक्षक होगा। इनको रखना जरूरी है ना।
आगे देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आप धैर्य रख के वीडियो को देखते रहिए, है ना। शिक्षकों के कार्य, प्रति सप्ताह शिक्षक के कार्य बताए गए हैं, मतलब कितने घंटे हो गए, एक सप्ताह में कितने घंटे शिक्षक कार्य करेंगे। तो आपको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 घंटे। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 45 घंटे एक सप्ताह में टीचर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर इनमें जो कार्य दिवस और घंटे को देखिए, है ना। अगर 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं तो कार्य दिवस 200 होना चाहिए उनका, है ना, 365 दिनों में। और घंटे की बात करेंगे तो 800 घंटे वो क्या हुआ, पढ़ाए होना चाहिए, तो मतलब 800 घंटे वो पढ़ाए हों। और अगर जो कार्य दिवस यहाँ पे देखेंगे तो 200 दिन होना चाहिए। 6वीं से 8वीं बात करेंगे तो 6वीं से 8वीं में 220 है दोस्तों, ठीक है। 6वीं से 8वीं में कितना है, 220 कार्य दिवस है 365 में, तथा इसमें घंटे की बात की गई है तो 1000 घंटे इसमें क्या होना चाहिए, वो अध्यापन कार्य किए हों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आगे, उस मतलब जो है विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या उपलब्धता होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है दोस्तों, तो है ना। तो अनिवार्य रूप से उस भवन में, है ना, सभी मौसम के अनुकूल होना चाहिए, मतलब वो भवन जो है आपका जो है सीमेंटेड कंक्रीट की बनी होनी चाहिए, मान के चलिए, है ना। जो मान लो सभी जो है मौसम, आज बरसात हो गया, शीत हो गया, या फिर आपका जो है तापमान वाले एरिया, मतलब वर्षा ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, तो सभी मौसमों में वो अनुकूल होना चाहिए वो, है ना। तथा प्रत्येक बालक और जो है गर्ल्स के लिए, है ना, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए, अलग अलग शौचालय की सुविधा की बात की गई है। सुरक्षित पेयजल होना चाहिए उस विद्यालय में, तथा एक रसोई का कमरा होना भी अनिवार्य रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी मौसम में अनुकूल, सभी बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय तथा एक सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, तथा यहाँ पे पृथक से रसोई कमरा, ठीक है। प्रत्येक शिक्षक हेतु एक कक्ष की बात भी यहाँ पे की गई है दोस्तों, है ना। प्रत्येक शिक्षक हेतु एक कक्ष होगा ऐसा। और नेक्स्ट है, एक कार्यालय का जो है सभंडार या सप्रधान अध्यापक के लिए होना चाहिए, ऐसा बोला गया था। इसमें एक पुस्तकालय लाइब्रेरी की भी बात की गई है, प्रत्येक विद्यालय में एक लाइब्रेरी होना चाहिए करके। और तथा जो है खेल सामग्री की बात करें तो प्रत्येक कक्षा में जो है ना, प्रत्येक कक्षा के हिसाब से क्या होना चाहिए, खेल सामग्री होना चाहिए दोस्तों, बोला गया है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। तथा ये जो था हमारा NEP 2020 तथा RT एक्ट 2009, इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।